बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में रिस्पायरेशन श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले श्वसन क्या है? तो श्वसन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है, सजीवों का लक्षण है। तो इसकी डिफिनीशन ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन की परिभाषा हम जानना चाहेंगे। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में फूड के बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन को रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। ये क्रिया कोशिकीय स्तर पर होती है, अर्थात कोशिकाओं में होती है। एक और परिभाषा सुन लीजिए, कोशिकाओं में भोजन के जारण को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाओं में भोजन के जारण को श्वसन कहते हैं। द बर्निंग ऑफ फूड मटेरियल इन द सेल इज नोन एज सेल रिस्पायरेशन। तो अब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन फूड, भोजन के पाचन और अवशोषण के फलस्वरूप जो सबसे सरलतम भोज्य पदार्थ ग्लूकोज बनता है, उसी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है कोशिका में। यही ग्लूकोज है C6H12O6 का इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। तो 6CO2 बनता है और जल बनता है और क्या बनता है? एनर्जी मुक्त होती है। एनर्जी किस रूप में, किस फॉर्म में रूप बनती है? तो 38 एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। क्योंकि बच्चों, एटीपी ऊर्जा का संचित रूप है, स्टोरेज फॉर्म है। फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप जानते हैं कि ऊर्जा के 3 रूप हैं, एएमपी, एडीपी और एटीपी, जिसमें एटीपी ऊर्जा का संचित रूप होता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाता है। ये रहा परिभाषा। अब आगे के क्रम में, व्हेन बॉडी रिक्वायर्ड एनर्जी, जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस समय, देन तब जो है यही माइटोकॉन्ड्रिया की संचित जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में, यही टूटती है, इसका ब्रेकडाउन होता है और यह एडीपी में परिवर्तित हो जाती है। यह एक फास्फेट तोड़ती है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। ये इनऑर्गेनिक फास्फेट है। आईपी क्या है? इनऑर्गेनिक फास्फेट है और ये अलग होता है तो ऊर्जा एनर्जी मुक्त होती है और इसी एनर्जी को हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है ना? इसी ऊर्जा को हम क्या करते हैं? प्रयोग में लाते हैं। अब किस प्रयोग में कैसे लाते हैं? तो इस एटीपी का हम लोग उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ एटीपी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जैसे पेशियों के सिकुड़ने में। बच्चों, पेशियों की सिकुड़ने में इसका यूज होता है। जैसे हाथ पैर की पेशियों, हाथ पैर को हिलाते हैं तो उसके पेशियों में जो संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, उसमें उसी को कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, पेशियों के सिकुड़ने में। दूसरा इसका यूज करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण में इसका प्रयोग करते हैं, यूज होता है। प्रोटीन जानते हैं कि इसकी इकाई अमीनो अम्ल है और इसके संश्लेषण में जो है आरएनए जो 3 प्रकार का है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो जो एमआरएनए है मैसेज देता है, सूचना देता है प्रोटीन बनने की, लेकिन टीआरएनए कोशाद्रव्य अमीनो अम्ल को क्या करता है? ढोता है, एकत्रित करता है। तो यही ट्रांसफर आरएनए में जो है वो एटीपी यूज होती है। अगला कार्य है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्शन, तंत्रिका आवेग के संचरण में इस एटीपी का यूज होता है। जैसे सपोज करिए कि शारीरिक संवेदनाएं, शरीर में कोई चोट लग जाता है, वाउंड लगता है, पिन चुभती है, कांटा चुभता है, तो उसका तुरंत हमें बच्चों पता चलता है, वह तंत्रिका आवेग के संचरण के कारण पता चलता है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के कारण पता चलता है। तो इसमें भी वो एटीपी यूज होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग मान लेते हैं कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी बॉडी डेड हो जाती है, तो जैसे आदमी मर जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, पेशियों की सिकुड़ने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उस समय एटीपी क्या होती है कि समाप्त हो जाती है। इसीलिए उनके जो पोजीशन रहती है वो बनी रहती है। आंख खुले रहते हैं, मुंह खुले रहते हैं, पैर टेढ़ा रह जाता है, हाथ टेढ़ा रह जाता है। इसी कारण मरने के बाद उनके हाथ पैर को सीधा कर दिया जाता है कि वो सही पोजीशन में आ जाए। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में एटीपी के यूज के कारण होता है। आगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जो आपको बताया गया, तंत्रिका आवेग के संचरण में। तो शारीरिक संवेदनाएं जो होती हैं, जैसे हाथ पैर
में कांटा का चुभना, पिन का चुभना, कोई वाउंस चोट लगना, जिससे क्या होता है कि हमें पता तुरंत चलता है, तो ये तंत्रिका आवेग के संचरण के कारण पता चलता है, तो इसमें भी एटीपी यूज होती है। ये रहा श्वसन। अब हम लोग आगे के क्रम में श्वसन एवं दहन में अंतर, डिफरेंसेज बिटवीन रिस्पायरेशन एंड कंब्यूशन, डिफरेंसेज बिटवीन रिस्पायरेशन एंड कंब्यूशन पढ़ेंगे। अब रिस्पायरेशन, श्वसन और कंब्यूशन, श्वसन और दहन में क्या अंतर है? तो रिस्पायरेशन जो है लिविंग रिएक्शन, सजीव क्रिया है, अर्थात जीव के शरीर में, अर्थात जीव की जीवित अवस्था में कोशिका के अंदर ये क्रिया होती है, तो इसको लिविंग रिएक्शन कहते हैं। और ये जो है फिजिकल चेंजेज है, भौतिक रूपांतरण है, ये निर्जीव अवस्था में भी होता है। दूसरा है एनर्जी स्टेप बाय स्टेप, थोड़ी थोड़ी करके मुक्त होती है। रिस्पायरेशन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो धीरे धीरे मुक्त होती है, एकाएक नहीं रिलीज होती है, जैसे एटीपी से एडीपी, एडीपी से एएमपी के रूप में स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज होती है। और इसमें क्या होता है, ऑल एनर्जी रिलीज ऑफ वन, एक ही बार में एक संपूर्ण ऊर्जा मुक्त हो जाती है। सपोज के लकड़ी का ढेर है, जला दीजिए तो एक ही बार में ऊर्जा मुक्त होती है। पुआल है, सूखी घास है, इसको जलाते हैं तो एक ही बार में ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये दहन है। अगला है कि एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। रिस्पायरेशन में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जानते हैं कि एटीपी जो है स्टोर्ड होती है, क्योंकि एटीपी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का संचित रूप होता है। और इसमें एनर्जी जो है दहन में लाइट, प्रकाश के रूप में, हीट, उष्मा के रूप में जो है परिवर्तित होती है, चेंज होती है, बदल जाती है। अगला अंतर है कि रिस्पायरेशन, इस क्रिया में एंजाइम भाग लेते हैं। लिविंग रिएक्शन है, ये कम टेम्परेचर पर, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, इसलिए इसमें एंजाइम भाग लेते हैं। जबकि इस दहन में नो एंजाइमेटिक रिएक्शन, इसमें कोई एंजाइम भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक तापक्रम पर एक क्रिया होती है। और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, और जब अधिक तापक्रम हो जाता है तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है, विकृत हो जाती है, और एंजाइम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बच्चों, आज हम लोग श्वसन और दहन में अंतर पढ़ें। आगे कल हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन की क्रिया विधि। धन्यवाद।